Hello students, today the topic is equations of motion by graphical method. Now आज हम लोग ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? सो वी हैव बेसिक थ्री फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ मोशंस called as v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as. These are the three fundamental equations of motion. Now a fourth equation which can also help to find out the displacement traced in nth second called as fourth equation of motion, that is s of nth is equal to u plus half a to n minus 1 where n is the nth time. अब बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से, दैट मींस जो हमने ग्राफ स्टडी किए थे उनकी बेसिस पे हम यहाँ पर अपनी चारों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हमें कोई ना कोई ग्राफ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दैट मींस सबसे पहले हमें एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, कोई बॉडी कंसीडर करनी पड़ेगी जो कि मोशन में होगी, जिसके पास कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होंगी, लाइक उसके पास इनिशियल स्पीड होगी या इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, उसके पास एक्सीलरेशन होगा, कुछ टाइम इंटरवल लगा होगा कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करने में, और साथ ही साथ उसने कुछ जो भी चेंजेस किए थे वेलोसिटी में वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में किए थे। तो हम ये इन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे इसके बेसिस में। अब इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए जब हम लोग ग्राफ यूज करते हैं तो हमारे पास तीन कैटेगरी के स्टैंडर्ड ग्राफ आते हैं। एक होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और तीसरा होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब इन ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ्स the most useful graph is velocity time graph, because of in velocity time graph we have two informations. velocity time graph में हमने देखा था कि हमें दो इंफॉर्मेशन मिल रही थी। पहली चीज द स्लोप ऑफ द कर्व हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा था, एंड द वन मोर थिंग द एरिया अंडर द कर्व इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस यहां पर हमें स्लोप ऑफ द कर्व से एक्सेलरेशन और एरिया अंडर द कर्व से डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन हो रहा था। सो दैट इज व्हाई यहां पर जब हम ग्राफ यूज करेंगे तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम कि ग्राफ प्लॉट करने से पहले हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो इसके लिए हम यहां पर कुछ कंसीडरेशन लेंगे। वो कंसीडरेशन क्या होगा, तो यहां पर कंसीडर करेंगे इफ वी कंसीडर a body starts from some initial velocity u, बट ये एरो जो बनाते हैं ये रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी फैक्टर है ओनली, एंड with uniform acceleration, that means acceleration हमने यहाँ पर constant करके रखा हुआ है, with uniform acceleration a in time interval of t, it reaches to its final velocity v, and displaced by a displacement s। तो ये हमने यहाँ पे कंसिडरेशन ले ली कुछ, कि हमने कहा कि कोई बॉडी थी जो u वेलोसिटी से इनिशियली मूव कर रही थी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इन टाइम इंटरवल ऑफ t, उसने v वेलोसिटी गेन करी और s डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब इस इंफॉर्मेशन को अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, सो by the help of velocity टाइम ग्राफ। तो जब इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा।
एक तरफ बेटा हमने यहाँ पे टाइम ले लिया, x को टाइम एक्सेस ले लिया, y को velocity axis ले लिया. Now x represent the time axis and y represent the velocity axis. Now at initial the body have initial velocity u. So body के पास initial velocity u है, तो हमने कहा कि अब टाइम t is equal to 0 पर बॉडी 0 से नहीं स्टार्ट होगी, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा, कितनी u. इस समय ये u वेलोसिटी ऑक्यूपाई कर चुका है. अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद उस पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है. अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है दैट मींस वेलोसिटी चेंज करेगी टाइम के रिस्पेक्टिव इक्वली. There is equal change in velocity with respect to equal change in interval of time. तो ऐसे में हमें क्या मिलता था? ऐसे में मुझे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिलती थी कुछ इस तरीके से. अब अगर मैंने कहा कि यहां तक आते आते टाइम कितना ऑक्यूपाई हुआ, टाइम लगा हमें यहां पर आते आते t, तो t टाइम में वेलोसिटी कितनी पहुंच गई थी? इन टाइम इंटरवल ऑफ t द बॉडी गेन वेलोसिटी, so it will gain velocity v. बॉडी ने यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से चलते हुए t टाइम में v वेलोसिटी गेन कर ली. दैट मींस यहाँ की कोऑर्डिनेट अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? इट विल t, v एंड यहाँ की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा? 0, u. नाउ अब बेटा हमें मालूम है इस लाइन का जो कर्व है, मतलब जो ये कर्व है, इसका जो स्लोप बनेगा वो स्लोप हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन. क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ का स्लोप होता है, कर्व का स्लोप होता है, वो हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है. तो अब इन्हीं इंफॉर्मेशंस के थ्रू हम अपनी बेसिक 3 फंडामेंटल इक्वेशंस डिराइव करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से. तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. अब बेटा हमें मालूम है, अच्छे से बात मालूम है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वी हैव टू इंफॉर्मेशंस. फर्स्ट वन, द स्लोप ऑफ द कर्व गिव्स एक्सेलरेशन एंड द सेकंड वन, द एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट. तो पहले यहां पर हमने एक इंफॉर्मेशन यूज करनी है जिसको बोलेंगे द स्लोप ऑफ द कर्व गिव्स एक्सेलरेशन. तो हम यहां पे लिखेंगे इन velocity time graph, as we know that slope of the curve gives acceleration. तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें बात मालूम है कि जो स्लोप का कर्व होता, जो कर्व का स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है. तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर एक्सेलरेशन शो कर दिया हमने a. ये क्या होगा बेटा? दिस वन इज स्लोप. स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं और m ये होता है क्या बेटा? इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. दिस वन इज y2 minus y1 upon x2 minus x1. So we can put the value y2 is v and y1 is u. So it will come v minus u upon x2 is t and x1 is 0. Now it will come, this one is a is equal to v minus u by t. By the cross multiplication we can say that it is at is equal to v minus u. So u को हमने इक्वलिटी की इस तरफ भेज दिया तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी. फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई बेटा? u को इधर भेज दिया, v कितना आ गया? यहाँ से v की वैल्यू आ गई हमारे पास u plus at. दिस वन इज कॉल्ड एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी. बहुत बेसिक है, बहुत फंडामेंटल है, कुछ भी यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज नहीं है क्योंकि कोई भी हमने यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं किया है जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा. तो यहाँ तक ये चीजें आपको क्लियर है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, ऐसा मान रहा हूँ. तो अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की. अब हम डिराइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए मुझे पहले ये रब करना पड़ेगा. तो यहाँ पर स्पेस बनाने के लिए पहले हम कुछ रब कर देंगे कंटेंट.
इसको भी मैं रख कर दे रहा हूं बेटा, केवल ग्राफ होल्ड करेंगे एज इट इज, कि ग्राफ तो मुझे लगातार यूज है। फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज रखेंगे भी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। Now, in first equation of motion, we use the first information that the slope of the curve gives acceleration. Now, for the second equation of motion, we use the second information that is the area under the curve gives displacement. Now, we have the graph which starts from U and ends at V in the time interval of t. So, the area under this curve is this trapezium. Now, the area of this trapezium gives displacement that is s. यहाँ पे हमने s से डिनोट किया था टोटल डिस्प्लेसमेंट, सो एरिया को हमने यहाँ पे s से डिनोट कर दिया। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, कि as we know that in velocity time graph, the area under the curve gives displacement. So यहां पे क्या करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए लिखेंगे बेटा वेक्टर s is equal to area of trapezium. So अब यहां पर लिखेगा इस ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे, तो बेटा हमें मालूम है ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दिस वन इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स into height, that means into the separation between the parallel sides. Now we have two parallel sides, this one and this one. So in between the two parallel sides the separation is t. इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0 से t, that is t. और पैरेलल साइड की हाइट क्या है, u, and this one is v. So half, this one is v plus u into height is t. Now one more thing in this expression, जरा ध्यान दीजिएगा, अब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा और 11th भी आप पढ़ेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए v की वैल्यू पुट कर देंगे बाय द इक्वेशन फर्स्ट। अब मेरे क्वेश्चन ये राइज होता है, ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं, मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस टू पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन टू दिस एक्सप्रेशन, ऐसा करने से क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं बेटा। अब देखिए अगर हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का, वो आ रहा है s इक्वल टू हाफ v प्लस u इनटू t। नाउ इक्वलिटी के इक्विलिब्रियम के एलएचएस साइड हमें बेटा सिंगल वेरिएबल मिल रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट s। बट जब हम बात कर रहे हैं आरएचएस साइड में, तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल हो गया यहाँ पर वेलोसिटी v और दूसरा हो गया टाइम t। नाउ जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी v भी चेंज होगी, दैट मींस एक साथ आरएचएस साइड वी हैव टू वेरिएबल्स। सो यहां पर हमारे पास क्या काम है, हमें क्या करना है, इन दो वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल में चेंज कर लेना है, या तो केवल टाइम में या फिर केवल वेलोसिटी में। अब यही लॉजिक है जिसकी वजह से यहां पर दो इक्वेशन आ जाती हैं, एक आएगी सेकंड इक्वेशन और एक आएगी थर्ड इक्वेशन। क्योंकि थर्ड इक्वेशन के लिए हमारे पास कोई थर्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती, हम वही इंफॉर्मेशन यूज करेंगे कि एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस फिर से यही एक्सप्रेशन आएगा, बट वहां पर हम लोग v की वैल्यू ना पुट करके t की वैल्यू पुट करते हैं इन टर्म्स ऑफ v। यहां पर v की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ t, तो टाइम को वेरिएबल बनाते हुए सेकंड इक्वेशन बना देंगे, और थर्ड टाइम में क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस u बाई a के टर्म में, तो यहां पे t को v के वेरिएबल में इंट्रोड्यूस कर देंगे, वेरिएबल v बना देंगे। तो इस तरीके से हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन निकालते हैं। चलिए देखते हैं यहां पर। अब यहां पर क्या करेंगे हम, बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ v। v कितनी है बेटा, v की वैल्यू हमारे पास u प्लस at। अब जरा देखिएगा
u प्लस at में u इनिशियल वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, a है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट मींस कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है टाइम t, और हमारे पास अनदर वेरिएबल भी टाइम क्या है t। तो हम क्या करेंगे, इस v की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। सो यहां से हमने इसको रब कर दिया, यूज कर चुके हैं। तो अब क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा s इज इक्वल टू हाफ, v की जगह पुट कर दिया बेटा हमने यहां पर u प्लस at इंटू t। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट विल कम ut प्लस at स्क्वायर, देन हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट अ मिनट, आई थिंक यहां पे मैंने u मिस कर दिया है, तो यहां पे पहले u को पुट करेंगे, v की जगह पुट किया u प्लस at, देन अगेन प्लस u इंटू t। ओके, नाउ u प्लस u 2u हो जाएगा, 2u इंटू t 2ut प्लस at स्क्वायर। नाउ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल कम ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो बेटा ये आ गई हमारी यहां पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एलएचएस साइड में सिंगल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट s है, आरएचएस साइड की बात करेंगे तो बड़ा u कांस्टेंट t टाइम वेरिएबल हो गया, प्लस हाफ कांस्टेंट a कांस्टेंट t स्क्वायर टाइम वेरिएबल। दैट मींस अब आरएचएस साइड में सिंगल वेरिएबल है टाइम और एलएचएस साइड में सिंगल वेरिएबल है डिस्प्लेसमेंट। अब ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमने इंट्रोड्यूस कर दी। अब बात करेंगे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए बात करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, अभी हमने यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएबल, फाइनल वेलोसिटी वेरिएबल को टाइम के रिस्पेक्टिव चेंज किया था। अब क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए, यहाँ पर टाइम को हम फाइनल वेलोसिटी वाले वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करके थर्ड इक्वेशन जनरेट कर लेंगे। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। So for third equation of motion, the whole thing will remain same, just फिर the last statements. So by equation first, v is equal to u plus at. So t is equal to u को दरवेज दिया हमने v minus u by a. Just a minute. Now put the value of t in this expression. हाफ v प्लस u इंटू t की जगह v माइनस u बाई a। ना a प्लस b इंटू a माइनस b, दिस विल जनरेट द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और जैसे ही वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाता है देन इट डील्स विद द मैग्नीट्यूड ओनली। स्क्वायर ऑफ द वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है। सो ये 2 और ये a एक साथ कर दिया मैंने, ये 2a हो गया, this one is v square minus u square, this one is s। ये 2as इधर आ जाएगा बेटा, 2as, this one is v square minus u square। आप एरो लगाना चाहे लगाएं, नहीं लगाना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, u square इधर आ जाएगा, so it will come v square is equal to u square plus 2as। इस तरह से बेटा आपकी क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। नाउ अगेन v in LHS side v is final velocity is a variable, in RHS side u is constant, 2 constant, a constant, केवल s displacement is variable। तो दोनों साइड सिंगल सिंगल वेरिएबल मिले, फिर से इक्वेशन हमारी इक्विलिब्रियम में आकर आइडेंटिफाई होगी एज अ इक्वेशन थर्ड। इसको हमने यहां पे बोल दिया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने यहां पे ऑल द 3 फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर ली। अब एक काम करते हैं बेटा हम लोग फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रेज इन एन सेकंड, उसको भी डिराइव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम लोग यहां पे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे बेटा। For the fourth equation of motion, we can say that displacement traced in nth second। nth second मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में, मतलब आपने अपनी लाइफ में थर्ड ऑफ सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट किया, आपने अपनी लाइफ में 11th ऑफ सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट किया, आपने लाइफ का मतलब यहाँ पे जर्नी की बात हो रही, मोशन करने वाली बॉडी की लाइफ की। तो अगर मैं बात करूं कि 50th सेकंड में उसने क्या किया, तो 50th सेकंड मतलब ये हो गया
कि हमें बस ये पता करना है कि उसने जस्ट आफ्टर 49 सेकेंड्स और जस्ट कंप्लीटिंग ऑफ 50 सेकेंड, तो जस्ट बिफोर द 51 सेकेंड के बीच में जो उसने जर्नी करी है वो जर्नी कितनी है। दैट मींस वो जो 50th सेकेंड में उसने डिस्प्लेसमेंट किया है, जर्नी करी है, वो कितनी है वो निकालनी है। उसको बोलते हैं हमें डिस्प्लेसमेंट रेज इन nth सेकेंड। दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को रीअरेंज करके हमें मिलती है। अब इसके लिए हम यूज करेंगे बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बेटा? दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हमें पता करना है nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने कहा कि अगर हमने कहा कि यहां पे हम 0 से स्टार्ट हुए और यहां तक आते आते n सेकेंड्स कवर हुए थे, तो हम क्या करेंगे? पहले यहां से लेकर यहां तक की डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे Sn सेकेंड्स के लिए, मतलब n सेकेंड्स के लिए जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हो गया Sn। इसके बाद हम क्या करेंगे? इससे जस्ट बिफोर दैट इज n-1 सेकेंड्स, इसके बाद हम n-1 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, जिसको हम बोलेंगे Sn-1। दिस Sn-1 इज अ डिस्प्लेसमेंट रेज इन n-1 सेकेंड्स। अब अगर हम Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी फॉर nth सेकेंड, तो ये हो जाएगा s ऑफ nth। सो s ऑफ nth क्या हो जाएगा? वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट ट्रेस्ड इन nth सेकेंड कितना हो जाएगा? हम n सेकेंड्स की डिस्प्लेसमेंट में फॉर s ऑफ nth, हम n सेकेंड्स की डिस्प्लेसमेंट में n-1 सेकेंड्स की डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब हम यहाँ पे पहले t की जगह n पुट कर देंगे और n सेकेंड्स के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो Sn कितना हो जाएगा? Sn हो जाएगा t की जगह n पुट कर दीजिए, दैट इज un प्लस हाफ a n स्क्वायर। और फिर Sn-1 निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? t की जगह n-1 पुट कर देंगे, तो s ऑफ n-1 आ जाएगी, दैट इज un-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा हमारे लिए un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। तो अब बेटा Sn-1 को Sn में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या मिल जाएगा बेटा रिजल्ट? इसके आगे का कंटिन्यू बेटा इस तरफ कर रहे हैं। सो s ऑफ nth कितना आ जाएगा? s ऑफ nth, देखिए इसके लिए मुझे ग्राफ की जरूरत नहीं है खास, तो मैं इस ग्राफ को रफ कर दे रहा हूं और सॉल्व करेंगे इसके लिए। तो s ऑफ nth कितना हो जाएगा? Sn माइनस Sn-1। Now Sn is un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस Sn-1 करेंगे कितना आ जाएगा? n u कहिए un कहिए, बात है un माइनस u। थोड़ा जगह कम पड़ रही है, उसके लिए थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं बेटा, थोड़ा सा इधर आए करते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। s ऑफ nth हो जाएगा यहां से Sn माइनस Sn-1, दैट इज un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un, इसको मैंने ओपन कर लिया था, तो ये un हो गया माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। सो ओपन करेंगे बेटा, ये हो जाएगा un प्लस हाफ a n स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का un हो जाएगा, ये प्लस का u हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा, सो माइनस का हाफ a n स्क्वायर, फिर ये माइनस इसके साथ भी जाएगा तो माइनस का हाफ a हो जाएगा, फिर ये माइनस इसके साथ जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 1/2 इस 2 से चला जाएगा, a इंटू n आ जाएगा। इस तरीके का एक्सप्रेशन बन गया बेटा। ये un से माइनस un कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हाफ n स्क्वायर से माइनस हाफ n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां बचा बेटा हमारे पास u, सो s ऑफ
nth कितना आ गया u माइनस हाफ a प्लस ए एन, सो लिख देते हैं प्लस ए एन माइनस हाफ a। अब बेटा यहां से हमने हाफ a कॉमन ले लिया, हाफ a कॉमन ले लिया। अब बेटा यहाँ पे तो हाफ था नहीं तो यहाँ 2 चला गया न्यूमरेटर में, तो बेटा ये 2n हो गया और यहाँ से पूरा हाफ a बाहर चला गया तो केवल 1 बचा, -1 हो गया। ये आ गया आपका s ऑफ nth u प्लस half a to n minus 1. This one is called as fourth equation of motion. So इस तरीके से बेटा हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। अब क्योंकि हमने ग्राफिकल मेथड से ग्राफ्स की एनालिसिस कर ली, इवन ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन की एनालिसिस कर ली, तो अब बेटा हम फर्दर क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज इक्वेशन ऑफ मोशंस। सो अब हम लोग क्या करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर ग्राफ के जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।